Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, बिमना। बेटे, जैसे आपको पता है हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया है। अभी तक हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। तो आज बेटे हम सेकंड लेक्चर जेनेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बोला है। जैसे मैंने आपको बोला जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के ब्रांचेस कहे, इनहेरिटेंस कहा क्या होता है, इसी तरीके से हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। पहले लेक्चर में हमने ब्रीफ बेटे इंट्रोडक्शन दिया है इस यूनिट का। और आज बेटे आपको पता है कि मेंडल जो है, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स में। तो आज बेटे मेंडल के बारे में बात करेंगे। जो मेंडल है बेटे, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा। जो सर ग्रिगोर मेंडल थे, ये बेटे सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था। फार्मर फैमिली से बेटे बिलोंग करता था। और इसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह है वो तो घर से ही हुई है। उसके बाद जो इसका ग्रेजुएशन का कोर्स हुआ है, ग्रेजुएशन में जो इसके सब्जेक्ट्स थे उसमें बेटे बॉटनी था, फिजिक्स था और स्टैटिस्टिक्स था। ये इन 3 सब्जेक्ट्स में बेटे इसने ग्रेजुएशन वगैरह किया है। उसके बाद जो इसका मूड है वो बना है क्या करने का, रिसर्च करने का। तो इसने बेटे रिसर्च किसका किया है, पी प्लांट का रिसर्च किया है। और उस एक्सपेरिमेंट या रिसर्च को हम बेटे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या रहा है बेटे, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। और जो ये एक्सपेरिमेंट है किस स्पेसिमेन के ऊपर इसने किया है, इसने बेटे पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। जो ये मेंडल है, इसने बेटे पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है। और रिसर्च करने के दौरान इसने बेटे 7 कैरेक्टर्स चूज किए हैं। जो मैंने आपको परसों बताया है कि कैरेक्टर क्या होता है, एक डिस्टिंक्टिव फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जिससे आप बेटे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करोगे। तो इसने पी प्लांट जो एक्सपेरिमेंट जिस पे किया है, जिस पी प्लांट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया है, इसने बेटे उनके 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है, 7 फीचर्स को चूज किया है। और एक कैरेक्टर के इसने क्या बोला है, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड तो ऑलरेडी हमने बात किया है कि ट्रेड क्या होता है। तो इसने मेंडल ने कहा है कि एक कैरेक्टर के बेटे 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। जो इसका एक्सपेरिमेंट रहा है किस पे हुआ है बेटे, पी प्लांट पे मेंडल ने बेटे एक्सपेरिमेंट किया था। और 1900 में मेंडल के नाम पे बेटे नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। बेटे नोबेल अवार्ड जो है मेंडल को कब मिला है बेटे, 1900 में मेंडल को नोबेल प्राइज अवार्ड मिल गया है। इसके बाद जो मैंने आपको कहा कि मेंडल ने बेटे 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है। तो कौन से कैरेक्टर है इसे, कौन से कैरेक्टर को बेटे मेंडल ने सिलेक्ट किया था। तो देखो बेटे, हमारे पास मेंडल के हिसाब से एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। जैसे इसने पहले जो कैरेक्टर बेटे चूज किया है, हमारे पास एक कैरेक्टर जो है, इसने पहला कैरेक्टर लिया है बेटे, पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था वो है बेटे सीड कलर। पहले सीड स्ट्रक्चर, जैसे हाँ सीड स्ट्रक्चर में बेटे इसने क्या लिया है, इसने बेटे सीड, पहले सीड कलर लिया है, इसने फ्लावर कलर लिया है, पॉट कलर लिया है और पॉट स्टेम लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। मेंडल ने बेटे 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया है। क्या क्या कैरेक्टर था बेटे, एक था हाइट, इसने प्लांट की हाइट को, पी प्लांट की हाइट को सिलेक्ट किया है।
इसने बेटे सीड कलर को सिलेक्ट किया है, इसने बेटे सीड शेप को सिलेक्ट किया है। इसी तरीके से चौथा कैरेक्टर जो है वो है फ्लावर कलर। इसी तरीके से बेटे इसने फ्लावर पोजीशन को सिलेक्ट किया है। पॉड कलर को बेटे सिलेक्ट किया है और बेटे पॉड शेप को सिलेक्ट किया है। तो टोटल में इसने पी प्लांट की वैरायटीज में 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है और हर एक कैरेक्टर के बेटे 2 ट्रेट्स होते हैं। मतलब एक कैरेक्टर मेंडल के हिसाब से एक कैरेक्टर जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हाइट की बात करें तो मेंडल ने क्या कहा है, एक प्लांट या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो हमारे पास कैरेक्टर के बेटे 2 फॉर्म्स होते हैं। जो कैरेक्टर है वो 2 ट्रेट्स में एग्जिस्ट करता है एज पर मेंडल। तो मेंडल ने कहा एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और दूसरा बेटे रिसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट ट्रेट जो हाइट का है डोमिनेंट फॉर्म में आएगी बेटे टाल प्लांट, रिसेसिव में क्या आएगा, ड्वार्फ। ये क्या है, ये ट्रेट है। हाइट क्या है, कैरेक्टर, इसका ट्रेट क्या है बेटे, टाल और ड्वार्फ। इसी तरीके से सीड कलर इसने जो सिलेक्ट किया हुआ है, सीड कलर में बेटे इसने क्या देखा है, येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर ये कॉटिलेडन्स का कलर एक्चुअल में होता है। इसी तरह से बेटे इसने सीड शेप को सिलेक्ट किया है। सीड शेप जो है एक बेटे इसने राउंड लिया है, राउंड जो है डोमिनेंट फॉर्म है, और दूसरा बेटे रिंग कलर्ड सीड्स वो कौन सा ट्रेट है बेटे, वो रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर इसने बेटे वायलेट जो है वो लिया है डोमिनेंट ट्रेट और व्हाइट जो है वो लिया है रिसेसिव ट्रेट। फ्लावर कलर जो है, फ्लावर पोजीशन जो है डोमिनेंट में क्या लिया है बेटे, एक्शियल पोजीशन, और यहां से लिया है टर्मिनल रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट है। पॉड कलर जो है ग्रीन कलर जो है डोमिनेंट है और येलो कलर, और इसी तरह से बेटे पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और कंस्ट्रक्टेड इसका बेटे रिसेसिव ट्रेट है। तो आपके सामने ये 7 कैरेक्टर जो है मेंडल ने सिलेक्ट किए हैं। किन प्लांट्स में, किस वैरायटी में बेटे, पी प्लांट की वैरायटी में मेंडल ने ये सारे कैरेक्टर्स को चूज किया है। और आगे जाके इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में हमने बेटे डिस्कस करना है कि मेंडल ने क्या किया है, इन कैरेक्टर्स को क्यों लिया है, क्यों पी प्लांट को बेटे सिलेक्ट किया है। फिलहाल आप याद रखिए कि मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स को बेटे सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद इसने बेटे क्रॉस किया है किसका, टाल प्लांट का किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। यही तो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक प्लांट अगर उसके बेटे कुछ फीचर जो है दूसरे प्लांट से अलग दिखते हैं, वेरिएशन है 2 प्लांट्स में, तो हम उनके बीच में क्रॉस करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्लांट जो है वो टाल है, दूसरा प्लांट बेटे ड्वार्फ है, तो हम इनके बीच में जो है आराम से क्रॉस कर सकते हैं ताकि हमें प्रोजेनी पता चलेगी कि वो टाल है, वो ड्वार्फ है, या कोई और फॉर्म में बेटे प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब अगर ऑलरेडी आपके पास एक प्लांट टाल है, दूसरा प्लांट भी टाल है, तो आपको मेरे बेटे क्रॉस करने की क्या जरूरत है, क्रॉस करने की सूरत में कोई जरूरत नहीं है। तो मेंडल ने क्या किया है, मैंने जैसे आपको कहा इसने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया है। जैसे इसने किसी प्लांट को क्या लिया है, कोई प्लांट जो था हमारे पास वो टाल था और कोई प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्रॉस दिखाऊंगा बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटे, कि मेंडल जो है इसने एक क्रॉस किया है जिसमें इसने एक कैरेक्टर को चूज किया है। मोनोहाइब्रिड में आप एक ही कैरेक्टर को
चूज कर सकते हो, लेकिन एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का होना जरूरी है। वो क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो इसने लिया है हाइट का कैरेक्टर, बेटे इसने कौन सा कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर ऑफ हाइट। और हाइट कितनी फॉर्म्स की होगी, एक फॉर्म है ना बेटे टाल, दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म है ड्वार्फ। और ड्वार्फ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टाल को हम बेटे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दो पेरेंट्स के बीच में मेंडल ने बेटे क्या किया है, क्रॉस किया है। और क्रॉस करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं, बनने वाले हैं, क्या वो टाल होंगे या ड्वार्फ होंगे। देखो बेटे हमारे पास ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स में क्या है, एक कैरेक्टर को, ये फॉर एग्जांपल मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के अंदर जो हाइट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स है, जीन्स है, वो क्या है, वो है कैपिटल टी। यहां पे जो दूसरी पेरेंट है ये ड्वार्फ है, इसमें कौन से फैक्टर्स है, स्मॉल टी वाले। ये टाल पेरेंट है, ये ड्वार्फ पेरेंट है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है ना, इसलिए क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यहां से इस पेरेंट को कंट्रोल करने के लिए कितने ट्रेट्स है इसमें, इस पेरेंट के अंदर कितने ट्रेट्स है बेटे, दो ट्रेट्स है ना। इस पेरेंट के अंदर हाइट को या एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स है। इसके अंदर कितने फैक्टर है बेटे, दो फैक्टर है। तो मैं कहूंगा एक पेरेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। ये आगे मेंडल के लॉज में मैं आपको समझाऊंगा कि मेंडल ने डिफरेंट लॉज दिए हैं और उन लॉज के मुताबिक आपको मैं चलाऊंगा, मैं बोलूंगा कि किस तरीके से एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिलहाल बेटे मानो हाइब्रिड क्रॉस समझाऊंगा। यहां पे एक कैरेक्टर की हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स है, कैपिटल टी। यहाँ पे दूसरी पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, क्योंकि क्रॉस आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के साथ। यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी। आपको पता है कि पेरेंट्स जो है उनके पास पोटेंशियल है क्या करने का, गमीट प्रोड्यूस करने का। जिस तरीके से बेटे एनिमल्स में गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। गमीट्स में क्या होगा, यहां से एक पेरेंट जो है मेल पेरेंट, इसको कंसीडर करो मेल पेरेंट, इसको कंसीडर करो फीमेल पेरेंट, ये क्या देगा, गमीट देगा, कैपिटल टी। ये क्या देगा बेटे, स्मॉल टी। इनको लेकिन सर्कल में रखना जरूरी है ताकि हमें पता चले, हम सर्कल के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को, गमीट को। अगर ये गमीट है, इसमें हाइट को कंट्रोल करने का एक ही फैक्टर है, इसमें भी एक ही फैक्टर है, यहां से भी एक फैक्टर है और यहां से भी एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर इन दो का हम क्रॉस करेंगे, यहां पे जो आपका F1 हाइब्रिड बना वो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे बोलूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इन्हीं, ये क्या होगा जरा मुझे बता दो, ये क्या होगा, ये टाल होगा या ड्वार्फ होगा। देखो बेटे जो यहाँ पे F1 हाइब्रिड बनाना, ये टाल होगा। क्यों टाल होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी वाला फैक्टर है। कैपिटल टी वाले फैक्टर को बेटे डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है, ताकि ये स्मॉल टी फैक्टर जो है रिसेसिव फैक्टर है। पहले मैंने अभी 7 कैरेक्टर्स लिखवाए थे, वहां पे मैंने बोला कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव होते हैं, कुछ ट्रेट्स जो है वो रिसेसिव है। ये क्या है, जो स्मॉल टी वाला फैक्टर है, अलील है, ये क्या है बेटे, ये रिसेसिव है। इसीलिए कैपिटल टी वाला फैक्टर इसके ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा और ये ऑफस्प्रिंग जो बनेगा ये टाल बनेगा। अब मानो हाइब्रिड क्रॉस समझाऊंगा। जो ये F1 हमने वहां से लाया है, यहां से ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसकी सेल्फिंग करनी है। जब आप इन दो को क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी आएगा, यहां से कैपिटल टी स्मॉल आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो बेटे यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रही है ना, ये क्या बनेगी, कैपिटल टी क्या है, अभी मैंने बोला ये पेरेंट जो है टाल है, ये क्या होगा, टाल होगा। ये क्या है, ड्वार्फ है। ये क्या है, ये दो भी टाल ही तो है। क्यों टाल है, क्योंकि मैंने आपको कहा है बेटे, मैंने आपको कहा है कि कैपिटल टी जो है
कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट फैक्टर होता है, आगे पता चलेगा डोमिनेंट फैक्टर क्या है। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे फैक्टर के ऊपर दूसरे फैक्टर को सप्रेस करता है, और तभी जाके ये प्लांट भी टाल होता है। और इस वाले क्रॉस को आप बेटे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जो ये पेरेंट है ये टाल है, ये दो भी टाल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। जहां पे आप फिलहाल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप इतना याद रखोगे कि एक ऐसा क्रॉस जहां पे आप बेटे एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर का क्रॉस करते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के क्या होने चाहिए, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। जैसे आपने कैरेक्टर ऑफ हाइट देखा था, हाइट के कितने ट्रेड्स है, दो ट्रेड्स है, एक टाल है दूसरा ड्वार्फ है। इसी तरीके से आपने बेटे दूसरा कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर ऑफ सीड कलर। सीड कलर में आपने क्या देखा, एक देखा येलो, दूसरा देखा बेटे येलो कलर, और दूसरा देखा था ग्रीन कलर। हमारे पास येलो क्या है, डोमिनेंट कलर है, और हमारे पास ग्रीन जो है रिसेसिव कलर होता है। चलिए मेंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है मेंडल है, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से इसकी पढ़ाई हुई है, और इसने बेटे कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया था, वो सारे कैरेक्टर जो है बेटे आपके सामने है। जैसे अभी मैंने आपको कहा, इसने जो सीड क्या लिया है, सीड का कलर लिया है येलो है, और इसने जो सीड का कलर लिया है वो क्या है, ग्रीन। येलो कौन सी फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव फॉर्म। इसी तरीके से इसने बेटे सीड की शेप ली हुई है, ये कौन सा है, डोमिनेंट फॉर्म राउंड, और हमारे पास क्या है, रिंग कलर्ड। रिंग कलर्ड कौन सा फॉर्म है, रिसेसिव फॉर्म है बेटे। इसी तरीके से इसने फ्लावर का कलर लिया है, व्हाइट लिया है और वायलेट लिया है। इसी तरीके से बेटे हमारे पास पॉड कलर, मैंने क्या कहा, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। इसने बेटे फ्लावर का कलर कैसा, हाँ हमारे पास पॉड कलर जो है क्या लिया है, येलो लिया है और ग्रीन लिया है। इसी तरीके से फ्लावर पोजीशन, एक्शन और टर्मिनल, और प्लांट की हाइट ली है। हमारे पास टाल जो है डोमिनेंट ट्रेट है, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेट है बेटे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और इस चीज को आप लोगों के लिए इजी कर दूं। तो अब हमारे पास बेटे कुछ मेंडल के लॉज आए हैं, जिनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, या मेंडलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं बेटे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि मेंडल ने, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन मेंडल ने खाली पायसम सटिवम को सिलेक्ट क्यों किया है। इसने सोइलम ट्यूबरोसम, पोटैटो या लाइकोप्रिस्कन एस्कुलेंटम, टोमेटो या किसी और प्लांटनस ओरेंटलिस वगैरह चिनार विनार प्लांट को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इसने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया, अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया है। तो बेटे याद रखोगे आप, बहुत सारे फीचर्स किसमें थे, बहुत सारे कैरेक्टर पी प्लांट में है, और उन्हीं कैरेक्टर को देख के मेंडल ने बेटे पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए क्या किया है, सिलेक्ट किया है पी प्लांट को। और ये क्वाइट सिंपल बात है, अगर एक साइंटिस्ट होता है वो उस चीज पे रिसर्च करेगा, उस चीज के ऊपर रिसर्च करेगा जो उसके लिए इजी होगा या कन्वीनियंट होगा। तो इसी तरीके से मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। क्या कैरेक्टर देख के बेटे एक्सपेरिमेंट किया, देखो बेटे उसने क्या कैरेक्टर्स को चूज किया है। जैसे पहला कैरेक्टर जो है मेंडल ने सिलेक्ट किया था, पी प्लांट जो है, पी प्लांट मतलब पायसम सटिवम। पी प्लांट ग्रोज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए बेटे आपको 2 साल 4 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेंडल ने देखा जो पी प्लांट है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो करता है, इसीलिए बेटे मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया है।
और क्या फैक्टर्स है और क्या फीचर्स है कि मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया है। देखो बेटे, मेंडल से पहले और एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेटे गॉस। गॉस ने थोड़ा मोड़ा काम किया है, बहुत कम काम किया है इसके ऊपर। गॉस हैड ऑलरेडी वर्कड ऑन इट। गॉस हैड ऑलरेडी वर्कड ऑन इट। गॉस ने ऑलरेडी इस पे काम किया है। किसके ऊपर बेटे? पी प्लांट के ऊपर। और तीसरा पॉइंट क्या है? पी प्लांट जो है इसको ग्रो कराने के लिए आपको ग्रीन हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड मीडियम की बेटे जरूरत नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है अपने आंगन में पी प्लांट को लगा सकते हो। इसको ग्रो कराने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे बेटे? इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लिकेटेड मीडियम। इसको बेटे ग्रो करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड मीडियम का होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल आसान तरीके से कहीं पे भी बेटे ग्रो कर सकता है। और क्या फीचर्स है पी प्लांट के? बहुत सारे फीचर्स है बेटे। तो आप कुछ ही फीचर्स, आप लोगों को कुछ फीचर जो है याद रखने हैं। मे भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पी प्लांट के क्या ऐसे फीचर थे जिन फीचर्स को देख के बेटे मेंडल जो है वो मजबूर हो गया है इसको अपना रिसर्च स्पेसिमेन लेने के लिए। इसके बाद इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। जो इसके फ्लावर्स है ये बाइसेक्सुअली फ्लावरिंग प्लांट है। आप बेटे इसको इमास्कुलेशन और बैगिंग वगैरह कर सकते हैं, आप इसको मैन्युअली क्रॉस पॉलिनेट करा सकते हो। इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड मैन्युअली। आप बेटे इसको क्रॉस पॉलिनेट मैन्युअली करा सकते हो। वो आगे बताऊंगा किस तरीके से इमास्कुलेशन और बैगिंग वगैरह बताऊंगा किस तरीके से होती है, लेकिन फिलहाल और एक कैरेक्टर याद रखेंगे। जो ही बेटे आपके पास एक पी प्लांट का क्या होता है? पॉड होता है। इसमें आपको बहुत सारे पीस मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। लार्ज नंबर ऑफ बेटे सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ना एक साथ, इसीलिए आप इन सीड्स को ले लोगे बेटे। इन सीड्स को फॉर एग्जांपल इसको आप किसी साइंटिफिक मतलब कोई कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करोगे, इससे कोई और चीज सिलेक्ट करोगे, इससे कोई और चीज मतलब ना और कैरेक्टर को बेटे आप पढ़ना शुरू करोगे। इसीलिए बेटे मेंडल ने ये सारे फीचर देख के पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। किस चीज के लिए? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आगे चलते हैं। मेंडल की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बोल दिया, मेंडल के सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया है, और मेरे बेटे इसने कौन से कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया है। अभी बताया कि इसने प्लांट की हाइट को देखा, इसने सीड कलर को देखा, सीड स्ट्रक्चर देखा, पॉड कलर देखा। टोटल में इसने 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, और इसने 7 कैरेक्टर के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बताए बेटे? 14, क्योंकि 7 डोमिनेंट ट्रेट्स थे और 7 रिसेसिव ट्रेट्स है। इसके लिए बेटे आप एक टेबल बनाइएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 12th में आपको बेटे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, 10th में भी आ सकता है कि जो मेंडल है इसने कौन से कैरेक्टर्स को बेटे 7 कैरेक्टर है हमारे पास, और 7 कैरेक्टर के 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। क्या ट्रेट्स है, क्या कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, याद रखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं बेटे, जो हमारा अपना टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। वो है बेटे मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम बेटे क्या कहते हैं? मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इससे पहले बोल दिया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, दैट इज इनहेरिटेंस। मेंडल ने बेटे कुछ लॉज दिए हैं। कौन से लॉ दिए हैं? 5 लॉ है हमारे पास, जो इसके फॉर्मुलेशंस है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, जो इसका रिसर्च है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रिसर्च, जो ही इसने बेटे रिसर्च कंप्लीट किया, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद जो इसने ऑब्जर्व किया, तो इसने हमें वो लॉज के फॉर्म में बता दिया है। देखो बेटे पहला लॉ क्या है?
टोटल हमारे पास कितने लाज है? 7 लाज है, 5 लाज है, 7 कैरेक्टर इसने सिलेक्ट किए हैं। पहला लॉ जो है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, पहला लॉ है बेटे लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। दूसरा लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ पीयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ पीयर्ड फैक्टर। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा चौथा लॉ जो है इसको कहते हैं, और एक नाम है लॉ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स, इसका और एक नाम है दैट इज लॉ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स, लॉ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स। और चौथा लॉ जो है ना तीसरा है, पहले तीसरा सॉरी, चलो चौथा आप लिख लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और बेटे इसी तरीके से हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे हमारे पास और एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो पहले लॉ से शुरू करेंगे कि मेंडल का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है। बेटे देखो वो क्या कहता है, पहला लॉ है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर कहता है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर कहता है बेटे कि हमारे पास मेंडल के जितने भी लॉज है, टोटल 5 लॉज है। पहला लॉ कहता है, हाँ पहला लॉ कहता है हमें कि हाँ मेंडलियन जेनेटिक्स, तो पहला लॉ कहता है कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हर एक कैरेक्टर को बेटे कंट्रोल कराने के लिए, हर एक कैरेक्टर को बेटे कंट्रोल कराने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? यूनिट फैक्टर का होना जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल में अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर क्या है? डीएनए सेगमेंट होता है और कुछ नहीं है। डीएनए सेगमेंट जो है या फैक्टर आपका हो, हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मेरे बेटे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मेंडल का पहला यही लॉ है कि हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग फैक्टर्स बेटे जो है कंट्रोल करते हैं। पहला लॉ आप यही लिखेंगे, law of unit character, law of unit character. This law states that each character of an individual, each character of an individual, each character of an individual is controlled by a unit factor. हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कराने के लिए एक यूनिट फैक्टर का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर का होना जरूरी है, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, फ्लावर कलर के लिए जरूरी है। जो ना अभी मैंने आपको 7 कैरेक्टर बताए हैं, हाइट बताया है, सीड कलर, सीड पोजीशन, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन वगैरह, जो मैंने आपको सारे कैरेक्टर बता दिए हैं। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर का होना जरूरी है जिसको आप लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ पीयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ पीयर्ड फैक्टर। देखो बेटे लॉ ऑफ पीयर्ड फैक्टर जो है वो क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट each character is controlled by a paired factor. इस paired factor को हमने इससे पहले भी एक नाम बता दिया है बेटे, एलील। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पीयर्ड फैक्टर का होना जरूरी है जिसको आप बेटे एलील कहते हो। क्या कहोगे? एलील कहोगे। पहले लॉ में क्या कहा? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर का होना जरूरी है। दूसरे लॉ में क्या कहा? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पीयर्ड फैक्टर का होना जरूरी है।
अब तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बेटे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटे जो ही आप डोमिनेंस समझते हैं, वर्ड से पता चलता है। डोमिनेंस वर्ड जो है, डोमिनेंस वर्ड का मतलब है डोमिनेंस दिखाना, पावर दिखाना, अपने एक्सप्रेशंस दिखाना। अगर हमारे पास एक पेरेंट है, उसमें एक डोमिनेंट फैक्टर है और दूसरा रिसेसिव फैक्टर है, तो एक्सप्रेशंस किसके होंगे? डोमिनेंट फैक्टर के। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पेरेंट क्या होगा? ये प्लांट क्या होगा? ये टाल होगा, क्योंकि कैपिटल जो है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट फैक्टर को। अगर फॉर एग्जांपल हम कलर की बात करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये येलो होगा, मतलब कैपिटल वाई जो है ये प्रमोट करता है येलो कलर को और स्मॉल वाई करेगा ग्रीन कलर को। तो अगर ये क्या है, ये पेरेंट क्या मिलेगा आपको? इसका क्या कलर होगा बेटे? इसका कलर येलो ही होगा, क्योंकि कैपिटल वाई है ना। इस कंडीशन को ऑलरेडी मैंने बताया है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, जहां पे कैपिटल फैक्टर जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है और इस वाले फैक्टर को, इसकी एक्टिविटी को बेटे सप्रेस करता है। और इसी चीज को हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये लॉ कब एप्लीकेबल है? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर मतलब पेयर्ड फैक्टर है ना, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर है। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक फैक्टर जो है, वन ऑफ द फैक्टर इज एबल या कैपेबल, इज एबल टू एक्सप्रेस, इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओवर अनदर फैक्टर, इट्स इफेक्ट ओवर अनदर फैक्टर। जहां पे एक फैक्टर जो है वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है दूसरे फैक्टर के ऊपर बेटे। अभी मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास एक पेरेंट है, एक पेरेंट या एक इंडिविजुअल है, एक प्लांट है, उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? दो फैक्टर्स बेटे। अगर कैपिटल टी और यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी, इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों डोमिनेंट है, जितना इसका एक्सप्रेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सप्रेशन होगा। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन ये होती है ना, पहले भी बोला है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सी कंडीशन है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे रिसेसिव फैक्टर के इफेक्ट को बेटे मैस करता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, और उस लॉ को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और एक लॉ से, एक क्रॉस से समझाऊंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपको बेटे क्लियर हो जाएगा कि ये डोमिनेंट फैक्टर जो है ये किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ले लो बेटे पेरेंट्स, हम लेंगे यही हाइट का लेंगे, ये है टाल पेरेंट, मतलब ये कोई प्लांट है जो टाल है, लेकिन होमोजाइगस टाल, ये हेटेरोजाइगस टाल नहीं है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन इस टी का होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन इस टी का भी होगा। इसका क्रॉस करेंगे बेटे किसके साथ? एक स्मॉल पेरेंट के साथ, डवा पेरेंट के साथ। ये पेरेंट क्या देगा? पेरेंट जो है वो तो गमीट्स देते हैं, ये गमीट देगा कैसा बेटे? कैपिटल टी देगा, कैपिटल टी। ये क्या दे रहा है बेटे? यहां से स्मॉल टी, स्मॉल टी। गमीट्स की क्या होगा? गमीटिक फ्यूजन होगा, तो इंडिविजुअल बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम F1 हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन क्रॉस कौन सा है? मानो हाइब्रिड, क्योंकि बेटे आपने एक ही कैरेक्टर को चूज किया है, दैट इज कैरेक्टर ऑफ हाइट। कैरेक्टर ऑफ हाइट को बेटे आपने चूज किया है ना, क्योंकि टाल भी हाइट है, डवा भी तो हाइट है, नो डाउट कम ही हाइट है, हाइट तो है, हाइट का ही ट्रेड तो है। यहाँ पे क्या बना? F1 हाइब्रिड। और इसी F1 हाइब्रिड मतलब मैं दूसरे पेरेंट का क्रॉस करूंगा, यही कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यहां से आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको आप F1 हाइब्रिड कहते हैं। इस F1 हाइब्रिड को इस F1 हाइब्रिड के साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं। इस बॉक्स को बेटे पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? इनका
मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करो इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो बेटे ये टाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि होमोजाइगस टाल है, जितना ये टी असर दिखाएगा उतना ये वाला टी भी, इतना ये वाला फैक्टर भी असर दिखाएगा। अब देखो ये ड्वार्फ है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो फैक्टर्स है वो रिसेसिव है, वो डोरमेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब देखो मेरे बेटे यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे पहले भी मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। ये पेरेंट जो है इसमें तो रिसेसिवनेस का भी फैक्टर था, ड्वार्फनेस का भी फैक्टर था, लेकिन ये पेरेंट जो है फिर भी ड्वार्फ नहीं है क्योंकि कैपिटल टी फैक्टर जो है ये डोमिनेंट फैक्टर है और डोमिनेंट फैक्टर जो है अपनी एक्सप्रेशन हमेशा दिखाता है। तो ये पेरेंट भी क्या होगा, टाल होगा, ये भी टाल होगा। क्या स्मॉल टी की वजह से होगा, नहीं होगा, कैपिटल टी की वजह से ये पेरेंट बेटे टाल है क्योंकि कैपिटल टी फैक्टर ही है ना डोमिनेंट फैक्टर। तो आप कहोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने बेटे किस चीज से, किस लॉ से बेटे, हाँ किस क्रॉस से एक्सप्लेन किया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये आपको एक एविडेंस है किस चीज का, ये एक प्रूफ है बेटे लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बेटे अगर आपको समझना है तो किस चीज के जरिए से समझोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के जरिए से आप इस चीज को बेटे समझोगे। तो अब अगर मैं बता दूं रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक का मतलब क्या है? टाल कितने इन टोटल अगर देखा जाए, टाल ये भी टाल, ये भी टाल, ये भी टाल, तो मैं कहूंगा मेरे पास टाल 3 है। ड्वार्फ कितने हैं? 1 है। 3:1 रेशियो आ गया। अब अगर मैं कहूंगा बेटे जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब होमोजाइगस कितने हैं, हेटेरोजाइगस कितने हैं। पहला इंडिविजुअल जो है कैपिटल टी ये क्या है? टाल है, हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। प्योर टाल 1 है। हेटेरोजाइगस टाल कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? 1 और 2, हो गए 2। रिसेसिव कितने हैं बेटे? ड्वार्फ कितने हैं? 1 है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? जब आप एक किस चीज का क्रॉस करते हो? जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस करोगे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, एक कैरेक्टर का क्रॉस करते हो जिसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, जो उसका फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है बेटे हमेशा 3:1। क्या आएगा? 3:1। लेकिन जब हम मेंडल की बात करेंगे, मेंडल ने जो भी रिसर्च किया है, एज पर हम अभी मेंडल जाएंगे, लेकिन आगे जाके कुछ और भी क्रॉसेस आते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसका 2:1 ही रेशियो आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन हमें उस चीज के साथ नहीं है क्योंकि हम मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। तो इंशाल्लाह मेरे बेटे आज के लेक्चर में हमने 3 लॉज को बेटे डिस्कस किया है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, लॉ ऑफ प्योर फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके बगैर हमारे पास 2 और लॉज है जिसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करना है। तो वो इंशाल्लाह कल हम और एक लेक्चर अपलोड करेंगे। लेकिन फिलहाल जितना आज हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है, देखो बेटे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीजें बेटे डिस्कस की हैं। सबसे पहले मेंडल की हिस्ट्री, कि मेंडल क्या था, बड़ी हिस्ट्री है लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेंडल का दिया है कि मेंडल क्या है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड था इसका। इसके बाद मैंने आपको कहा व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया है बेटे किसको? पी प्लांट को। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स को बेटे सिलेक्ट किया है। सिलेक्शन, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से चीजों को सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हमने मेंडल के लॉज देखे बेटे, मेंडल के लॉज देखे। अभी तक हमने 3 लॉज को कंटिन्यू किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे और 2 लॉज बचते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे उस चीज को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और तब तक बेटे अल्लाह हाफिज।